हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड केमिस्ट्री। चैप्टर चल रहा था इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड हम लोग बात कर रहे थे पॉलीमर्स के बारे में। तो दोस्तों, पॉलीमर्स में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो सारे क्लासेस नहीं देखे हैं तो फिर डेफिनेटली देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा अप्लाइड केमिस्ट्री प्लेलिस्ट का लिंक। उस लिंक पे क्लिक करते ही डायरेक्ट प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। प्लेलिस्ट में आपको सारे क्लासेस जो है अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग पॉलीमर के आखिरी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड ये हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा, आखिरी क्लास रहेगा पॉलीमर से, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे रबर के बारे में। ओके, चलो तो हमारा क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं रबर के बारे में एंड जिसको एलास्टोमर्स भी कहा जाता है। एलास्टोमर्स क्योंकि ये इलास्टिक नेचर का होता है। अब रबर क्या है दोस्तों? रबर भी आपका एक पॉलीमर है, ओके, जो कि अपना जो ओरिजिनल शेप है उसको रिगेन कर सकता है। अगर हम लोग उसको खींच के ऐसे लंबा कर देते हैं, उसका जो शेप है उसको बिगाड़ देते हैं एंड आफ्टर रिमूविंग द फोर्सेस वो क्या करेगा, वो अपना जो ओरिजिनल शेप है उसको वो रिगेन कर लेगा। ठीक है, ओके, तो वो होता है आपका रबर। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीमर, इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीमर which is capable of returning its original length, shape or size after being stretched स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, STRTCHED स्ट्रेच और डिफॉर्म्ड। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको डिफॉर्म कर देंगे, इसको खींच के लंबा कर देंगे एंड जब हम लोग फोर्स को हटा देंगे, ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे मैं एक रबर का मटेरियल ले रहा हूँ, ये हमारा एक रबर का ब्लॉक है। तो हम लोगों ने इधर से इसको पकड़ा, इधर से पकड़ा, दोनों से खींच दिया, तो ये जो रबर है ये लंबा हो जाएगा, पहले से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका लेंथ जो है इंक्रीज हो गया है। तो लंबा करके हम लोग अगर इन दोनों फोर्स को रिमूव कर देंगे, फोर्स लगाना छोड़ देंगे, तो फिर क्या करेगा, वो सिकुड़ते हुए अपना जो ओरिजिनल शेप है उसमें वापस चला जाएगा, वो पहला जैसा हो जाएगा। कि ये पॉलीमर होता है हमारा क्या, रबर और एलास्टोमर्स। अब ये रबर जो होता है दोस्तों, इसको हम लोग दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो नेचुरल रबर, दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल रबर या फिर सिंथेटिक रबर। आर्टिफिशियल रबर को ही हम लोग सिंथेटिक रबर कहते हैं। चलो, तो आज बहुत सारे टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले, इसीलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे। टाइप्स ऑफ रबर, पहला टाइप आपको मिल जाएगा नेचुरल रबर, जो कि हम लोग नेचुरल तरीके से जिसको बनाते हैं। ठीक है, एंड हो गया दूसरा सिंथेटिक रबर, जिसको टोटली जिसको टोटली आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है, सिंथेटिक रबर। ओके, ठीक है, नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर दोनों को ही डिस्कस करेंगे। नेचुरल रबर यूज़ करने के कुछ डिसएडवांटेजेस है, उसको भी डिस्कस करेंगे। उस डिसएडवांटेज को कैसे आपका ओवरकम किया जाता है, उसको कैसे हटाया जाता है, वो भी डिस्कस करेंगे। उसके लिए एक प्रोसेस होता है वल्कनाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। चलो, तो फटाफट से आप लोग जो है नेचुरल रबर का डेफिनेशन लगा लीजिए। नेचुरल रबर, बात करेंगे नेचुरल रबर के बारे में। हेडिंग देते हैं नेचुरल रबर। तो आप सभी लोग जानते हैं रबर, नेचुरल रबर को कहाँ से हम लोग लेते हैं, कहाँ से मिलता है नेचुरल रबर? रबर ट्री, रबर नाम का एक पेड़ होता है जिसके रस को हम लोग निकालते हैं। ठीक है, जिसके रस को हम लोग निकालते हैं, उसी रस से हम लोग क्या बनाते हैं, नेचुरल रबर बनाते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन वी विल राइट नेचुरल रबर is obtained as latex of rubber tree। ठीक है,
तो रबर ट्री का जो रस होता है, ठीक है, उसको हम लोग नेचुरल रबर के हिसाब से क्या करते हैं, लिखते हैं। इधर पानी थोड़ा सा है, इसको मैं पोंछ देता हूँ, नहीं तो लिखेगा नहीं। चलो देन ये जो लेटेक्स हम लोगों ने लिए हैं, लेटेक्स बोले तो क्या दोस्तों, रबर ट्री से जो रस निकाले हैं वो थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा, वो गोंद जैसा हो जाएगा, ठीक है, ओके, वो गम जैसा हो जाएगा, उसको हम लोग लेटेक्स कहते हैं। तो दिस लेटेक्स इज देन coagulated with acetic acid और फॉर्मिक एसिड। तो एसिटिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड के साथ इसको कोगुलेटेड किया जाता है। कोगुलेटेड कैसे करते हैं, पहले तो इस लेटेक्स को लेंगे, उसके साथ हम लोग एसिटिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड दोनों में से कोई एक एसिड को मिलाएंगे। मिलाने के बाद उसको ठीक तरह से मिलाएंगे, ओके। मिलाने के बाद हम लोग कोगुलेशन करेंगे उसका। कोगुलेशन कुछ इस तरह से किया जाता है, एक ऐसा आपका कंटेनर होगा जिसमें हम लोग इस मिक्सचर को मिसाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या डाले हैं, रबर लेटेक्स को डाले हैं, लेटेक्स, एंड इधर से हम लोग किसी एक एसिड को डाले हैं, ओके। इसको वेल तरीके से अच्छी तरीके से मिलाएंगे, एंड यहाँ से हम लोग हवा का जो बुलबुला है यहाँ पे छोड़ेंगे, नीचे से हवा का बुलबुला छोड़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये और भी ज़्यादा घना हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस के दौरान ये और भी ज़्यादा घना हो जाएगा, क्योंकि लेटेक्स एंड रबर का जो मोलिक्यूल्स है एसिड के मोलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके वो बड़ा बड़ा साइज का जो है आपका मोलिक्यूल फॉर्म करेगा, ठीक है। इसको हम लोग कोगुलेशन प्रोसेस कहते हैं। तो इस कोगुलेशन के आफ्टर में जो हमारा ये मिक्सचर है वो और भी ज़्यादा घना जो है बन जाएगा, ठीक है, वो और भी ज़्यादा जो है घना बन जाएगा, डेंस बन जाएगा। देन उस मिक्सचर को हम लोग, ठीक है, द कोगुलेटेड करने के बाद हमें जो मिक्सचर मिलेगा, जो मास मिलेगा, इज देन स्क्वीज्ड, ठीक है। स्क्वीज्ड करने का मतलब क्या है, स्क्वीज्ड, अच्छा स्पेलिंग स्क्वीज्ड, स्पेलिंग ये स्क्वीज्ड मतलब निचोड़ना, ठीक है। जो मास हमें कोगुलेशन के बाद मिलेगा उसको हम लोग ठीक तरह से निचोड़ेंगे, जैसे कि कपड़े धोने के बाद हम लोग निचोड़ते हैं ना, तो उस तरह से हम लोग निचोड़ेंगे। जितना भी लिक्विड निकलेगा वहाँ से उसको निकाल फेंकेंगे, बाकी जो मास हमारे पास रहेगा, ओके, वो होगा हमारा नेचुरल रबर, एंड इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रूड रबर कहते हैं, ओके। स्क्वीज एंड क्रूड रबर इज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ से हमें मिलता है क्रूड रबर या फिर नेचुरल रबर। एंड ये जो रबर होता है दोस्तों, ये आपका स्टिकी नेचर का होता है, गम जैसा होता है, ओके, बहुत ही सॉफ्ट होता है, ओके, एंड ये आपका इंसुलेबल होता है। चलो, तो अच्छा, द क्रूड रबर इज सॉफ्ट, गमी, ठीक है, चिपचिपा होता है, एंड स्टिकी होता है, स्टिकी इन नेचर, ठीक है। स्टिकी नेचर का, गमी नेचर, सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट होता है, ओके। इट इज़ insoluble in water but soluble in most सॉल्वेंट, ठीक है। बहुत तरह के सॉल्वेंट है जिसमें कि ये सोलेबल, ये घुल जाता है, जैसे कि आपका बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म, ईथर, सॉल्वेंट लाइक, अच्छा इसका नाम भी लिख लीजिए, सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, देन उसके बाद आता है आपका क्लोरोफॉर्म, ईथर। तो इन सभी में जो है ये आपका घुल जाता है, पानी में नहीं घुलता। ये जो क्रूड रबर हमें मिला है ये पानी के साथ नहीं घुलता है, लेकिन ये आपका बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, ईथर, पेट्रोल, कार्बन डाइल्यूटेड सल्फाइड, इसके साथ ये आपका क्या होता है, घुल जाता है। तो ये है कुछ डिसएडवांटेजेस
और भी हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेजेस। देखो अब ये तो हमें मिला है क्या, क्रूड रबर, ठीक है, क्रूड रबर। इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करके नेचुरल रबर को फॉर्म करेंगे। क्रूड रबर, इस रबर का ये कुछ प्रॉपर्टी हो गया, तो इसको तो हम लोग अभी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो इलास्टिसिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा कम है, यूज़ करने लायक है नहीं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग अब थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। ओके, तो इसको मॉडिफाई करने के लिए क्रूड रबर आफ्टर destructive distillation gives natural rubber। ठीक है, इसका हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे। डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है, उसको अगर हम लोग कंटिन्यूअसली करते रहेंगे डिस्टिलेशन, तो फिर हमारा क्रूड रबर जो हो जाएगा वो नेचुरल रबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, कन्वर्ट हो जाएगा। एंड हमें क्या मिलता है अभी हम लोग देख लेते हैं। चलो फिलहाल अब आप लोग ये जो है इतना तक लिख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट लाइन जो है मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर भी दिखाने वाला हूँ नेचुरल रबर का। ओके, तो इतना आप लोगों ने लिख लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अभी फ़िलहाल आज हम लोग जो भी चीज़ें लिखने की है वो सब लिखेंगे एंड थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चलेंगे। ओके, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं। आज ही हमें ख़त्म करना है इंजीनियरिंग मटेरियल चैप्टर को, तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकेंगे नेक्स्ट क्लास से, फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री भी जो है वो जनवरी के पहले ही हमें ख़त्म करना है। केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जनवरी से पहले ही हमें ख़त्म करना है। ओके, जो भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में है तो उन लोगों के लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मार्क्स गेन करा जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलो तो देखो अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद हमें क्या मिला दोस्तों, हमें मिला आइसोप्रीन। ठीक है, आइसोप्रीन आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्रूड रबर mainly gives आइसोप्रीन। ठीक है, आइसोप्रीन, ये जो आइसोप्रीन है दोस्तों, यही है नेचुरल रबर का मोनोमर। आइसोप्रीन का और एक नाम है 2-मिथाइल ब्यूटाडाइन। 2-मिथाइल, अरे यार स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग केमिकल नेम लिख रहे हैं, तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 2-मिथाइल ब्यूटा DYENE डाइन। ठीक है, तो ये जो आइसोप्रीन है दोस्तों, ये कहाँ से मिलता है, अगर हम लोग क्रूड रबर का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें मिलता है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन बोले तो 2-मिथाइल ब्यूटाडाइन। एंड यही जो आइसोप्रीन है, दिस आइसोप्रीन is the monomer of natural rubber, ठीक है, ओके। तो देखो अब क्या है, आइसोप्रीन का मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ। आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा आपका। ओके, एंड इधर रहेगा CH3, इधर क्या रहेगा, फिर से एक C रहेगा। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द आइसोप्रीन। ओके, ये होता है हमारा आइसोप्रीन। इसका हम लोग अगर पॉलीमराइजेशन करेंगे, ओके, पॉलीमराइजेशन, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आपका नेचुरल रबर। ठीक है, तो देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ओके, CH एंड इधर ऐसे रहेगा, इधर ऐसे रहेगा। ओके, ठीक, मैंने ठीक करा सारी चीज़ों को। यहाँ पे CH2 था एंड और एक जगह पे CH2 था, यहाँ पे CH2 था।
ठीक है, यहाँ पे CH3 था। चलो डबल बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वो ओपन हो जाएगा। किसके लिए बोलो? बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, ये आपका दूसरे आइसोप्रीन के साथ फिर से जोड़ेगा। ओके, ये हो गया हमारा नेचुरल रबर का सिंबल, नेचुरल रबर। ठीक है ना, ये इसी तरह के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, दूसरे मोनोमर के साथ जो है जुड़ेगा। यही बार बार रिपीट होता जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड फिर से इस बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। ऐसा ऐसा करके लंबा बहुत सारा नेचुरल रबर जो है फॉर्म करेगा। ओके, चलो, तो ये था हमारा नेचुरल रबर कैसे फॉर्म होता है। हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले तो रबर ट्री से हम लोगों ने जो लेटेक्स निकाला, ठीक है, रबर ट्री का रस निकाला, वो हो गया लेटेक्स। लेटेक्स को हम लोगों ने एसिटिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड के साथ कोगुलेट किया। कोगुलेट करने से जो मास मिला हमें, कोगुलेटेड मास, उसको स्क्वीज करने से हमें मिला क्रूड रबर। ठीक है, क्रूड रबर के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे, जैसे कि वो बहुत ही सॉफ्ट था, वो स्टिकी नेचर था, वो गमी नेचर था, उसका इलास्टिसिटी एंड उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही कम था, मतलब यूज़ करने लायक वो नहीं था। तो उसका हम लोगों ने क्या करा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद हमें क्या मिला, आइसोप्रीन मिला। एंड इस आइसोप्रीन, ये जो आइसोप्रीन हमें मिला 2-मिथाइल ब्यूटाडाइन, इसका हम लोगों ने पॉलीमराइजेशन करा, तो हमें मिल गया एक रबर, एक पॉलीमर मिला हमें, उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल रबर। अब इस नेचुरल रबर को जो है थोड़ा बहुत हम लोग 2-3 कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, जिसको हम लोग अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो इसको मैं हटा देता हूँ। अभी फटाफट से आप लोग जो है डेफिनेशन लगाइए, ड्रॉबैक्स ऑफ नेचुरल रबर, ड्रॉबैक्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ नेचुरल रबर। चलो, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी रह गया है डिस्कस करने को, एक एक करके सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। आज की क्लास चाहे 1 घंटा से ज़्यादा हो जाए, नो प्रॉब्लम, बट हम लोग आज के क्लास में ही रबर टॉपिक को जो है ख़त्म करेंगे। तो फटाफट से आप लोग लिखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रबर, ड्रॉबैक्स ऑफ क्रूड एंड नेचुरल रबर। ड्रॉबैक्स ऑफ क्रूड और नेचुरल रबर। ठीक है, ओके, ड्रॉबैक्स ऑफ क्रूड और नेचुरल। ड्रॉबैक्स बोले तो इसका कमियां, क्या क्या कमियां है इसमें। ओके, चलो, तो फर्स्ट वन, इट कैन बी अटैक्ड बाय एसिड्स। ठीक है, एसिड से जो है इसमें इफेक्ट पड़ता है। ओके, एसिड से इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ओके, ठीक है, it becomes hard at low temperature and soft in high temperature। मतलब टेम्परेचर के साथ साथ इसका हार्डनेस, सॉफ्टनेस जो है चेंज होता है हाई टेम्परेचर। तो ये बहुत ही ख़राब जो है क्वालिटी है इसका। ठीक है, अगर गर्मी के दिन इसको यूज़ करेंगे तो वो सॉफ्ट बन जाएगा, तो उसका जिस काम के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं वो काम नहीं कर पाएगा। एंड ठंडे के दिन में क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाएगा। तो हमें अगर फ्लेक्सिबल चाहिए, रबर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। ठीक है, तो वो अगर हार्ड बन जाएगा तो फिर फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, वो ब्रिटल बन जाएगा। वो तो हार्ड होने से क्या होता है, ब्रिटल हो जाता है। ठीक है, तो वो टूट जाएगा एंड ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो फिर रबर जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। तो जितना हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जितना उसका इलास्टिसिटी चाहिए, वो प्रॉपर्टी वो लॉस कर देगा एंड वो ठीक तरह से काम नहीं करेगा। तो ये दूसरा एडवांटेज, दूसरा ड्रॉबैक हो गया। ठीक है, तीसरा क्या है, इट हैज़ लार्ज वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी, एब्सॉर्प्शन टेंडेंसी। ठीक है, मतलब वाटर एब्सॉर्प्शन मतलब क्या, ये पानी को आकर्षण करने की क्षमता रखता है इसमें। ठीक है, ये इसको अगर हम लोग पानी के आसपास रखेंगे तो ये पानी को जो खींच लेगा अपने तरफ खींच लेगा, अपने तरफ समा लेगा इसको। ओके, तो ये होता है वाटर एब्सॉर्प्शन। अगर इस रबर में ज़्यादा पानी आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा, ज़्यादा उसका स्टिकीनेस एंड उसका जो प्रॉपर्टी है वो लॉस हो जाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि ये पानी को सोख लेता है। ठीक है, ओके, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा ये सोख लेता है।
एंड इट इज प्लास्टिक इन नेचर, प्लास्टिक इन नेचर। ये जो है प्लास्टिक जैसा नेचर होता है इसका, प्लास्टिक इन नेचर। प्लास्टिक बोले तो क्या आपका वो वाला प्लास्टिक नहीं, पॉलीमर वाला प्लास्टिक नहीं, ठीक है। ये प्लास्टिक ये एक प्रॉपर्टी होता है, प्लास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। प्लास्टिसिटी मतलब इसको हम लोग शेप दे सकते हैं, अलग अलग शेप दे सकते हैं। ओके, जैसे कि अगर आप थोड़ा सा मिट्टी के साथ थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, उसको मड बनाएंगे, उसको कीचड़ बना देंगे, ठीक है, तो उस कीचड़ को हम लोग अपने हिसाब से जो है शेप कर सकते हैं ना, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है कि जिसको हम लोग अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं। ओके, तो ये जो रबर है इसको अपने हिसाब से शेप दिया जा सकता है, मतलब इसमें प्लास्टिसिटी नेचर है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है कि इसमें ज़्यादा प्लास्टिसिटी नेचर है। ओके, due to its oxidation nature, oxidizing nature, it is not ड्यूरेबल, ठीक है। तो अगर हम लोग खुले एयर में छोड़ देंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा इसका, जिसकी वजह से ये ड्यूरेबल नहीं होता है, ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। ओके, ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। एंड इट पोजेज टैकीनेस। अब ये टैकीनेस क्या होता है? ओके, इस पोजेसेस टैकीनेस का मतलब होता है, देखो एक क्रूड रबर हम लोगों ने यहाँ पे लिए हैं, दूसरा क्रूड रबर यहाँ पे लिए हैं। अब दोनों रबर को मैं अगर ऐसे आसपास रख के थोड़ा सा प्रेस कर देता हूँ तो वो दोनों रबर जो है अपने आप जुड़ जाएगा। इसी जुड़ने की क्षमता को हम लोग कहते हैं टैकीनेस। तो क्रूड रबर में ये ज़्यादा होता है, यहाँ पे थोड़ा सा रबर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा रबर लीजिए, उसको एक साथ रख दीजिए एंड थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए तो वो दोनों मिक्स हो जाएगा। तो ये होता है उसका टैकीनेस। तो क्रूड रबर में टैकीनेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये आपका एक ड्रॉबैक बन गया। ओके, ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो दिस आर द डिसएडवांटेज ऑफ क्रूड नेचुरल रबर, जो कि आपको लिखना है फटाफट से इसको लिखिए। आगे हम लोग बात करने वाले हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। मतलब इतनी सारी कमियां हैं रबर में, नेचुरल रबर में, कि इसको हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करा, एक अल्टरनेटिव मेथड हम लोगों ने अपनाया। रबर को थोड़ा सा यूजेबल बनाने के लिए, यूज़ करने लायक बनाने के लिए हम लोगों ने एक प्रोसेस अपनाया कि इसका हम लोग अभी क्रॉस लिंकेज कराएंगे। इसका हम लोग क्या कराएंगे, क्रॉस लिंकेज कराएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन। ओके, चलो, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं वल्कनाइजेशन प्रोसेस के बारे में। एंड ये जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल जो है पूछे जाने की चांसेस मैक्सिमम है। वल्कनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, पूरा वल्कनाइजेशन प्रोसेस आपको अच्छी तरह से याद रखना है। चलो, तो बढ़ते हैं आगे। एंड दोस्तों, क्लासेस अगर अच्छा लग रहा है तो क्लासेस को लाइक कीजिए करें, क्लासेस को शेयर कीजिए करें एंड सपोर्ट कीजिए करें अच्छी तरह से। रिस्पॉन्स अगर आप लोगों का अच्छा रहेगा तो मेरा जो जज्बा रहे, मतलब मेरा जो मोटिवेशन रहेगा वो ऑलवेज हाई रहेगा। अगर हाई मोटिवेट रहूँगा तो फिर क्लासेस जो है वो और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ मैं दे सकता हूँ आप लोगों को, और भी ज़्यादा हेल्प जो है मैं आप लोगों को कर सकता हूँ। तो आप लोगों का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए, क्लासेस में रिस्पॉन्स कीजिए करें। कमेंट्स, क्या आपको कैसा लग रहा है क्लास देख के, मेरे चैनल में रह के कैसा लग रहा है, तो डेफिनेटली आप लोग जो है कमेंट करिएगा। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं वल्कनाइजेशन। ओके, ZATION। तो ये आप S भी लगा सकते हैं या फिर Z भी लगा सकते हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर्स। तो व्हाट इज द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग रबर विथ सल्फर, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग नेचुरल रबर या फिर क्रूड रबर विथ सल्फर टू इम्प्रूव इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन। ओके, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है वल्कनाइजेशन का, याद रखिएगा। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग natural rubber with sulfur
sulfur to improve its properties is called vulcanization, is called vulcanization, ठीक है। एंड इट इज डिस्कवर बाय चार्ल्स गुडियर। तो ये जो प्रोसेस है ये किसने डिस्कवर किया है? इट वाज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स। अच्छा, चार्ल्स स्पेलिंग क्या होगा? CHARLES, चार्ल्स गुडियर। ठीक है, चार्ल्स गुडियर। बात समझ में आया? वल्कनाइजेशन क्या है? वल्कनाइजेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग सल्फर के साथ नेचुरल रबर को हीट करते हैं एंड उसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस तो होता ही डेफिनेटली। एंड इससे क्या होता है, इन सभी केमिकल रिएक्शन की वजह से रबर का जो प्रॉपर्टीज़ है वो इम्प्रूव हो जाता है, पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। तो हम लोगों ने तो ड्रॉबैक्स देखा कि रबर में कितने सारे ड्रॉबैक्स होते हैं, तो इस प्रोसेस से वो सारे ड्रॉबैक्स आपका इम्प्रूव हो जाते हैं एंड हमें एक बहुत ही अच्छा रबर जो है मिलता है। ठीक है, ओके। तो देखो अब क्या होता है रबर के साथ। अब रबर के साथ क्या होता है, देखो हम लोग नेचुरल रबर का फॉर्मेशन देखा, पॉलीमराइजेशन, आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन होकर नेचुरल रबर हो गया। ठीक है, आइसोप्रीन क्या है? नेचुरल रबर का मोनोमर है। तो आइसोप्रीन नेचुरल रबर कैसे बनता है? कुछ इस तरह से हम लोगों ने देखा था, कुछ इस तरह से बनता है आपका CH एंड ये CH3। ठीक है, ये CH3, अच्छा ये CH2 नहीं, ये CH होगा, CH2, ये आपका डबल बॉन्ड हो गया CH एंड यहाँ पे जो था ये आपका एक फॉर्म करेगा दूसरे के साथ। ठीक है, CH2 यहाँ पे रहेगा, देन फिर CH2 एंड यहाँ पे C, ये होगा CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा। नीचे भी हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH एंड CH2। ठीक है, ओके। तो ये एक चेन लिया हम लोगों ने, नेचुरल रबर का चेन, जहाँ पे 2 आइसोप्रीन मोनोमर है। देखो 2 आइसोप्रीन मोनोमर, यहाँ पे भी 2 आइसोप्रीन मोनोमर। अब जब हम लोग सल्फर के साथ इसको हीट करेंगे, ठीक है, जब हम लोग सल्फर के साथ इसको हीट करेंगे तब क्या होगा? आफ्टर वल्कनाइजेशन, ये होगा वल्कनाइजेशन करने से क्या मिला हमें? देखो अब हमें क्या मिला कि जो लिंकेज है वो कैसे लिंक होगा, फिर से इसको ड्रॉ करना है CH2 CH3, ठीक है, CH एंड इसको पूरा मैं कर देता हूँ CH2 देन CH2, चलो ये CH3 हो गया। ठीक है, ये ऊपर वाला चेन हम लोगों ने लिए हैं एंड नीचे वाला चेन फिर से ड्रॉ कर देता हूँ CH3, देन ये CH एंड ये CH2 CH3 CH एंड CH2 फिर से ये। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड्स जो है, ये डबल बॉन्ड्स जो था वो ब्रेक हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या घुस जाएगा? यहाँ पे आपका सल्फर जो है यहाँ पे प्रेजेंट करेगा, सल्फर। ऐसे सल्फर जो है यहाँ पे क्रॉस लिंक बनाएगा। ठीक है, सल्फर जो है ऐसे क्रॉस लिंक बनाएगा। तो देखो ये सल्फर क्रॉस लिंक बना रहा है। तो अब ये जो हमें मिला है, दिस इज़ वल्कनाइज्ड रबर। ठीक है, ये जो हमें मिल रहा है दिस इज़ वल्कनाइज्ड रबर। ओके, एंड ये क्रॉस लिंक के वजह से रबर का जो प्रॉपर्टी है वो आपका इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग एडवांटेज ऑफ वल्कनाइज रबर देख लेते हैं। वल्कनाइजेशन हम लोग क्यों करते हैं, इससे क्या एडवांटेज मिला? प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि ये एक प्रोसेस होता है। वल्कनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग नेचुरल रबर विद सल्फर। सल्फर के साथ नेचुरल रबर को हीट किया जाता है नेचुरल रबर के प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए। तो देखो ये हमारा नेचुरल रबर था, दिस इज आवर नेचुरल रबर का फॉर्मेशन। ठीक है, ओके, ये एक चेन हो गया, दिस इज आवर अनदर
चेन को हम लोगों ने इस तरह से अरेंज किए हैं एंड वल्कनाइजेशन करने के बाद हमें क्या मिला है कि ये दो चेन के बीच में क्रॉस लिंकेज हो रहा है, क्रॉस लिंकेज, एंड यही क्रॉस लिंकेज इसका प्रॉपर्टी को जो है इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, चलो इस बात को आप लोग फटाफट से लिख लीजिए पूरा प्रोसेस। अगर आपके पास किताब है, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है, इसका जो स्ट्रक्चर है इसको आप वहाँ से ठीक तरह से लिख सकते हैं, वरना यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट में चलते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ वल्कनाइज्ड रबर। वल्कनाइज्ड रबर के क्या क्या एडवांटेजेस है, देन उसके बाद हम लोग सिंथेटिक रबर को जो है डिस्कस करेंगे, एंड आखिर में हम लोग नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर के बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं। ओके, चलो ये मैं इरेज कर देता हूँ। अभी हम लोग एडवांटेजेस देखने वाले हैं, एडवांटेजेस ऑफ वल्कनाइज्ड रबर। कितना गया, 30 मिनट्स हो गया ऑलरेडी। 20 मिनट्स के अंदर होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन देखते हैं कितना लंबा जाता है क्लास आज का। एडवांटेजेस ऑफ वल्कनाइज्ड रबर। ठीक है, पहला लो वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी। फर्स्ट एडवांटेज इज लो वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी। ठीक है, तो नेचुरल रबर में ये कैपेसिटी बहुत ज़्यादा था, वो अपने आसपास जो है पानी को सोक कर लेता था, एब्जॉर्ब कर लेता था, लेकिन वल्कनाइज्ड रबर में ऐसा नहीं होता है, सोक करता है लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में सोक करता है। ओके, ठीक है, देन उसका हो गया आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो गया, गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, तीसरा है हाई रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एंड एब्सॉर्प्शन, हाई रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इजीली जो है ये ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, हाई रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एंड एब्सॉर्प्शन। ठीक है, इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इसके लिए इसका ड्यूरेबिलिटी जो है वो आपका बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। लो इलास्टिसिटी, ठीक है, पांचवा हो गया आपका नेग्लिजिबल टेकिनेस। अच्छा यार क्या हो रहा है यार, नेग्लिजिबल टेकिनेस मैंने आप लोगों को बताया है टेकिनेस क्या होता है, तो यहाँ पे टेकिनेस बहुत ही कम होता है, एंड और एक बेटर रेजिस्टेंस टू केमिकल्स। ठीक है, तो केमिकली अटैक जो उसको भी रेजिस्ट कर सकता है, तो ये कुछ एडवांटेज हो गया हमारा वल्कनाइज्ड रबर का। ओके, चलो फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी छोटा सा टॉपिक रह गया है, दैट इज सिंथेटिक एंड आर्टिफिशियल रबर। ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं सिंथेटिक एंड आर्टिफिशियल रबर के और हेडिंग लगाएंगे सिंथेटिक एंड आर्टिफिशियल रबर। सिंथेटिक रबर, इसी को हम लोग आर्टिफिशियल रबर भी कहते हैं। तो सिंथेटिक रबर may be defined as the vulcanized rubber like polymer which is capable of getting stretched to twice its length. However, it's return to its original size and shape when stretching force is withdrawn. तो देखो ये जो हमारा सिंथेटिक रबर है ये आपका वल्कनाइज रबर जैसा ही पॉलीमर है। वल्कनाइज रबर के जितने भी एडवांटेज होते हैं उसके ही जैसा
इसका भी एडवांटेज है, लेकिन इसको हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से जो है प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए ये हो गया सिंथेटिक रबर। ये आपका नेचुरल रबर सॉरी वल्कनाइज रबर जैसा ही होता है, लेकिन प्रोसेस जो है पूरा आर्टिफिशियल है, दैट इज़ वाई हम लोग इसको सिंथेटिक रबर कहते हैं, ठीक है। तो सिंथेटिक रबर may be defined as any vulcanized rubber like polymer, ठीक है, rubber like polymer which is capable of getting stretched to twice its length and it regains its original shape after removal of stretching force। ठीक है, आफ्टर स्ट्रेचिंग फोर्स। तो सिंथेटिक रबर क्या है दोस्तों? सिंथेटिक रबर आपका वल्कनाइज रबर जैसा ही एक पॉलीमर है, जिसको हम लोग उसके लेंथ के दुगना जो है खींच सकते हैं, एंड अगर हम लोग ये खिंचाव जो है खींचना बंद कर देंगे तो फिर वो अपने ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाता है। एंड मेनली डिफरेंस क्या है सिंथेटिक रबर एंड नेचुरल रबर में, कि ये जो सिंथेटिक रबर है ये टोटली आपका आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है। इसमें नेचुरल कोई भी जो कंस्टिट्यूएंट है, कोई भी चीज़ जो है नेचुरल यूज़ नहीं किया जाता है, फुली इसको आर्टिफिशियल तरीके से यूज़ किया बनाया जाता है, ठीक है, ओके। The synthetic rubber obtained the synthetic rubber is obtained from the synthetic rubber is obtained from या फिर obtained by polymerizing certain organic compounds which is similar properties like rubber, ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक रबर। तो सिंथेटिक रबर को कैसे बनाया जाता है? कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के पॉलीमराइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। उन सभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका पॉलीमराइजेशन करके बनाया जाता है, उसका जो प्रॉपर्टी रहता है वो रबर जैसा ही रहता है, ठीक है। रबर जैसे ही प्रॉपर्टी वाले कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के पॉलीमराइजेशन करके हम लोग बनाते हैं क्या? सिंथेटिक रबर। तो इम्पोर्टेंट अभी देखो, इम्पोर्टेंट क्या है इसका? इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, सॉरी, इसके एग्जाम्पल देख लो। इसके एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल हो गया आपका नियोप्रीन बुनाएस, नियोप्रीन देन बुनाएन, देन एक और होता है आपका, वो है क्या? थायोकोल, ठीक है, थायोकोल एटसेट्रा। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ क्या? सिंथेटिक रबर। एंड इस सिंथेटिक रबर्स को भी हम लोग वल्कनाइज्ड करके इसका जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग क्या करते हैं? इम्प्रूव करते हैं। सिंथेटिक
synthetic rubbers can also be vulcanized to improve their properties। ठीक है, ओके, इम्प्रूव देयर प्रॉपर्टीज। तो देखो अभी एक एग्जांपल लेते हैं नियोप्रीन का। तो नियोप्रीन का जो मोनोमर होता है उसका नाम है क्लोरोप्रीन। ठीक है, नियोप्रीन का जो मोनोमर है उसका नाम है क्लोरोप्रीन। तो नियोप्रीन का हम लोग एग्जांपल लेते हैं नियोप्रीन, नियो PRENE, नियोप्रीन। नियोप्रीन का एग्जांपल लेते हैं, उसका जो मोनोमर है वो क्या है, CCl डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, देन CH2, यहाँ पे एक CH होगा। ओके, ठीक है, इधर डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 हो गया, एंड यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, दिस इज द क्लोरोप्रीन। ठीक है, दिस इज द क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्रीन। ठीक है, ये होता है नियोप्रीन का मोनोमर। अभी अगर हम लोग इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे, पॉलीमराइजेशन, तो क्या मिलेगा हमें, मिलेगा नियोप्रीन। ठीक है, क्या मिलेगा हमें, नियोप्रीन मिलेगा। एंड नियोप्रीन में क्या होता है, CH, ओके, ये डबल बॉन्ड जो है टूट जाएगा, वो इधर चला आएगा, CH2C, यहाँ पे क्लोरीन तो रहेगा, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH, देन CH2, ये हो जाएगा आपका नियोप्रीन। ठीक है, n नंबर ऑफ नियोप्रीन। ओके, ठीक है ना, बात समझ में आया। ये क्लोरोप्रीन था, अब ये हो गया नियोप्रीन। ठीक है, अभी अगर इसका हम लोग वल्कनाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, वल्कनाइजेशन करने से क्या होगा, सल्फर का क्रॉस लिंकेज आ जाएगा, सिर्फ सल्फर का जो है क्रॉस लिंकेज आ जाएगा, एंड ये और भी ज़्यादा इसका प्रॉपर्टी जो है इम्प्रूव हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलो, तो ये था ऑल अबाउट सिंथेटिक रबर, जो कि आप लोगों को याद रखना है। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर के बीच में। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सिंथेटिक एंड नेचुरल रबर। ठीक है, डिस्कशन को मैं और भी आगे ले जा सकता, लेकिन अभी ले जाएंगे नहीं, क्योंकि उतना ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास किताब है तो आप लोग एक काम कीजिएगा कि यहाँ से जो स्ट्रक्चर्स, पॉलीमराइजेशन का जो स्ट्रक्चर्स है, रिएक्शंस, ठीक है, उसको थोड़ा सा आप लोग जो है देख के रखिएगा, अपने नोट में उसको लिख के रखिएगा। ठीक है, जो स्ट्रक्चर्स, ये वाला स्ट्रक्चर्स जैसे था, ठीक है, बुना एस के लिए, बुना एन के लिए, ये एग्जाम्पल के स्ट्रक्चर जो है आप लोग याद रख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग इतना ज़्यादा याद रख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अब तक जो है बहुत सारे इसी चैप्टर में पॉलीमर में बहुत सारे हम लोगों ने रिएक्शन को याद रखे हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर को देखे हैं। तो उतना सारा स्ट्रक्चर्स जनरली किसी को याद नहीं रहता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होता है। तो जितना हो सके आपसे कोशिश कीजिएगा, जितना हो सके, जितना एग्जाम्पल, जितना स्ट्रक्चर आप लोग याद रख सकें तो बेहतर होगा आप लोगों के लिए। फॉर दिस सेमेस्टर ओनली, ओके, फॉर दिस सेमेस्टर ओनली। ये आगे की सेमेस्टर में इसका कोई काम नहीं है, आगे जाके इसका कोई काम नहीं है। अगर आप लोग सिविल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, इन सभी ब्रांचेस में हैं तो इसका कोई नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग में हैं, ओके, या फिर जो होता है वो प्लास्टिक मोल्डिंग इंजीनियरिंग, ठीक है, प्लास्टिक मोल्डिंग, तो उसमें भी इसका यूज़ होता है पॉलीमराइजेशन का बहुत ज़्यादा। उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स जो है आपको याद रखना है। फिलहाल मैं जनरल ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CSE, IT, ठीक है, सिविल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, तो इन सभी में केमिस्ट्री आगे जाके आपको पढ़ना नहीं है। केमिस्ट्री बस यहीं पे ख़त्म हो रहा है, केमिस्ट्री आपको आगे जाके कुछ भी नहीं पढ़ना है इसके बारे में। चलो डिफरेंस देखेंगे हम लोग नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर के बीच में, सिंथेटिक रबर के बीच में। ठीक है, नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर। तो नेचुरल रबर क्या होता है दोस्तों, सॉफ्ट होता है, स्टिकी होता है। दिस आर सॉफ्ट
एंड स्टिकी, ठीक है, दिस आर सॉफ्ट एंड स्टिकी, दिस रबर इज हार्ड, दिस आर हार्ड एंड नॉन स्टिकी, ठीक है। ये हो गया पहला डिफरेंस। ओके, पहला डिफरेंस, दिस इज आवर फर्स्ट डिफरेंस। एंड सेकंड डिफरेंस बात करेंगे, इट हैज़ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, it has low टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो कम होता है। एंड यहाँ पे इट हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। इसको हम लोगों ने बेहतर तरीके से बनाए हैं, दैट इज़ वाई इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो हाई होगा, इससे डेफिनेटली हाई होगा। ये नेचुरल रबर हो गया। तीसरा अभी देख लेते हैं, इसका जो इलास्टिक होता है दोस्तों वो लो होता है, इट हैज़ लो एलास्टिसिटी, ठीक है, इट हैज़ लो एलास्टिसिटी एंड इसका एलास्टिसिटी क्या होगा, बोलो, हाई होगा। इट हैज़ हाई एलास्टिसिटी, ठीक है। तीन डिफरेंस तो हम लोगों ने देख लिए हैं, और 2-3 देख लेते हैं। ओके, और 2-3 हम लोग देख लेते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन नैरो टेम्परेचर रेंज, ठीक है, टेम्परेचर रेंज। देखो ये जो नेचुरल रबर होता है ज़्यादा टेम्परेचर में ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, एंड कम टेम्परेचर में ये हार्ड हो जाते हैं। तो हम लोग इसको कम रेंज में जो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ओवर वाइड रेंज, इट कैन बी यूज्ड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, जैसे कि आपका -40 डिग्री से इसको हम लोग 100 डिग्री तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस तक भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसको माइनस में ले जाएंगे तो फिर ये हार्ड हो जाएगा, बर्फ़ जैसा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एंड अगर ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो फिर ये आपका पिघल जाएगा। ओके, ठीक है, चलो एक और लिख लेते हैं। इट हैज़ लो wear and tear resistance, ठीक है। wear and tear मतलब इसको अगर हम लोग ज़्यादा घिसेंगे तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा, इसमें क्षय आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका जो wear and tear resistance तो बहुत ज़्यादा होता है। इट हैज़ हाई wear and टीयर रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके, तो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल रबर एंड आर्टिफिशियल रबर। ओके, तो ये सभी डिफरेंस सिंपल डिफरेंस मैंने लिखा है आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद रहे। ओके, ठीक है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग केमिस्ट्री में ऑनर्स नहीं कर रहे हैं, केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम लोगों के सिलेबस में है केमिस्ट्री, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर लेने के लिए। अदरवाइज़ केमिस्ट्री उतना हमारा काम का नहीं है, ठीक है। खास करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए उतना काम का नहीं है, सिर्फ बेसिक सी कंसेप्ट जो है हमें चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। अगर पढ़ना है आगे तो फिर डेफिनेटली सब्जेक्ट रहेगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में। फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ वहाँ पे बेसिक कंसेप्ट ही आपको दिया जाता है। ओके, एंड जब आप लोग सेकेंड ईयर में या फिर थर्ड ईयर में इंटर करेंगे, तब जाके अपने अपने सब्जेक्ट अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि कंप्यूटर की बात करूँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग जिसने भी लिया है तो उसके कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट आ जाएंगे। अगर जो मैकेनिकल ट्रेड का है तो उसको मैकेनिकल सब्जेक्ट पढ़ना होगा, जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, देन उसके बाद मटेरियल साइंस होगा, थर्मोडायनामिक्स होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया,
देन ऑटोमोबाइल की तो ऑटोमोबाइल के सब्जेक्ट होगा, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अलग अलग सब्जेक्ट होगा, ठीक है, सिविल के तो अलग अलग सब्जेक्ट है। ओके, तो सभी ट्रेड का जो है अलग अलग सब्जेक्ट शुरू हो जाता है सेकंड ईयर से। फर्स्ट ईयर में सबका सेम रहता है, सबको बेसिक कंसेप्ट लाना होता है, बेसिक कंसेप्ट सीखना होता है। ओके, चलो तो और ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बस क्लास को जो है यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को जो है स्टार्ट करेंगे, फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स, फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट के बारे में स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर को। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही जल्दी उसको भी ख़त्म कर देंगे। एंड और शायद 2 चैप्टर बच गया है। एंड मैंने केमिकल बॉन्डिंग को जो है अधूरा छोड़ दिया था, उसको भी मैं कंप्लीट कराऊंगा जस्ट आफ्टर द फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स, ठीक है। फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट चैप्टर को ख़त्म करके उसको मैं केमिकल बॉन्डिंग का जो रिमेनिंग पार्ट था उसको भी कंप्लीट करा दूंगा। चलो, तो अपना ख्याल रखना एंड अपना स्टडी बराबर करते रहना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।